ऑनलाइन पठन पाठन के प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के अध्याय 1 की। निश्चित तौर पर भूगोल विषय है और भारत भौतिक पर्यावरण है, तो प्रथम प्रश्न यही होगा कि क्या आप लोग भारत के मानचित्र से वाकिफ़ हैं या नहीं हैं। हालांकि अगर पाठ्यगत विषय वस्तु के हिसाब से देखा जाए और अच्छे से पढ़े हैं तो पिछली कक्षाओं में आप जो है भारत के मानचित्र से अनेक बार जो है वाकिफ़ हुए होंगे। तो इस क्रम में आज का अध्याय जो है भारत स्थिति। हालांकि यह भारत स्थिति अध्याय का नाम है, लेकिन इस स्थिति में भी हम लोग भारत के विस्तार को भी पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं भारत की स्थिति और विस्तार का अध्ययन। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं जो आपको केवल सुनकर याद ना हो पाए, तो इसके लिए आप लोग जो है कापी और पेंसिल या कलम जो भी है साथ रख लीजिए, और संभव हो पास में हो तो भारत का ब्लैंक मानचित्र भी रखिए, ताकि बीच बीच में अगर विचार विमर्श हो तो आप जो है उसको मानचित्र पर एज इट इज उसको दर्शा सकें, देख सकें, समझ सकें, इसलिए रख लें इसको। ठीक है, रख लिए सभी। हाँ, तो शुरू करते हैं। कुछ फैक्ट हैं सबसे पहले, क्योंकि जब स्थिति और विस्तार का अध्ययन करेंगे तो इन फैक्ट की जो है अनेक बार ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मानक मील। ठीक है, एक मानक मील बराबर होता है 63,360 इंच। मानक मील जो है समुद्री मील से छोटा होता है, यानी इसकी जो दूरी कम होती है समुद्री मील से। इस प्रकार समुद्री मील बराबर जो है, एक समुद्री मील बराबर होता है 72,960 इंच। अंतर स्पष्ट है दोनों में, देख सकते हैं आप। इसके बाद एक मानक मील को अगर किलोमीटर में देखना चाहें तो यह दूरी लगभग होती है 1.6 किलोमीटर, या एकदम इसको करेक्ट देखना चाहें तो कह सकते हैं 1.584 किलोमीटर। और इसी तरह समुद्री मील की बात की जाए तो एक समुद्री मील जो है लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और इसको भी अगर दशमलव के 3 अंक तक करेक्ट देखना हो तो इसको कह सकते हैं 1.824 किलोमीटर। दोनों देख रहे हैं आप, और दोनों में अंतर भी समझ सकते हैं कि एक मानक मील और एक समुद्री मील में कितना अंतर होता है। इंच में भी इसको आप देख रहे हैं और साथ ही साथ किलोमीटर में भी। यह आपको स्मरण करने वाला तथ्य है, इसलिए आप इसको जो है अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, कुछ और तथ्य ऐसे हैं जिनको अभी जान लें तो अध्याय को शुरू करने में थोड़ी सी सुविधा होगी। तो इस प्रकार इसमें आप देख सकते हैं कि विश्व के देशों में जो है एक आपसी समझौता के तहत यह माना गया कि मानक यामोत्तर को जो है 7 अंश 30 मिनट के देशांतर के गुणांक पर ही जो है रखा जाए। ठीक है, इस प्रकार भारत में जो है मानक समय 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को चुना गया, और यह जो है 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय जिसे कहा जाता है, यह ग्रीनविच माध्य समय से लगभग नहीं, करेक्ट सीधे सीधे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, और इसी तरह और भी अनेक देश हैं जिसमें अनेक जो है समय कटिबंध हैं। अगर बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल जो है 7 समय कटिबंध है। बाय द वे स्क्रीन पर आप 6 देख रहे हैं, बाई मिसिंग है,
मिस टाइपिंग है। आप इसको 7 के रूप में पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरा 7 समय कटिबंध है, ठीक है। तो यह रहा कुछ मुख्य फैक्ट जिसे आपको जानने की ज़रूरत थी। अगर इस पूरे विषय वस्तु को जो है इस मानचित्र से समझना चाहें तो और सुविधा हो सकती है समझने में। आप देख सकते हैं इस मानचित्र में, इसमें सबसे ऊपर जो है, चूँकि यह भारत का पुराना मानचित्र है, अपडेटेड नहीं है, तो इसमें सबसे ऊपर जम्मू और कश्मीर राज्य दिखाया जा रहा है, जो कि अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बदल चुका है, या 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं इस राज्य से, ठीक है। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं इसमें केरल राज्य, केरल और तमिलनाडु राज्य, ठीक है। और तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान कन्याकुमारी। इस प्रकार भारत की मुख्य भूमि जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा आपको इस मानचित्र में, से पश्चिम में गुजरात तक जो है विस्तरित है, फैला हुआ है। अगर भारत देश की जो है दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो दक्षिणी सीमा जो है मुख्य भूमि से तो कन्याकुमारी है ही, लेकिन मुख्य भूमि से इतर आप बंगाल की खाड़ी में आए तो आप बंगाल की खाड़ी में देख सकते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और चूँकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के मुख्य भूभाग से दक्षिण में स्थित है, तो निश्चित तौर पर यह जो है भारत के जो अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट जो मुख्य भूमि है से दक्षिण में है, यानी 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ यह सूर्य स्टार्ट होता है। और पूरा भारत यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरा जो पृथ्वी को देखा जाए ग्लोब को, तो यह 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तर के भाग को भूमध्य रेखा से उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो इस प्रकार यह पूरा भारत भूभाग यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कभी कभी इस पर कुछ प्रश्न आते हैं ऐसे कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, भारत पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है कि गोलार्ध केवल 2 ही हैं जो कि इक्वेटर लाइन से डिसाइड होते हैं। इक्वेटर लाइन के उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध और उसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध नाम का कोई ऐसा तथ्य नहीं है, विषय वस्तु नहीं है भूगोल में या ग्लोब पर। यह केवल जो है इसलिए डाल दिया जाता है ऑप्शन में ताकि आप भ्रमित हों। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे या सुन रहे होंगे इसको तो निश्चित तौर पर आप सही करेंगे, ठीक है। तो यह तो रहा अक्षांशीय विस्तार की बात। अगर इसको भी बहुत अच्छे से अध्ययन करें अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को, तो आप पाएंगे कि जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश के बराबर है। 30 अंश जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है और 30 अंश देशांतरी विस्तार है। अगर इसको किलोमीटर में देखें उत्तर और दक्षिण का भारत का जो है विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी जो है 3214 किलोमीटर है। आप देख रहे हैं मानचित्र में, सबसे ऊपर उत्तर में जम्मू कश्मीर और नीचे भारत का जो है मुख्य भूभाग कन्याकुमारी। इसकी लंबाई ऊपर से जो है नीचे यानी उत्तर से दक्षिण तक जो है 3214 किलोमीटर है, जो कि ध्यान रखिए उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम तक जो विस्तार है से ज़्यादा है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक जो भारत का विस्तार है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक यह 2933 किलोमीटर है, और 2933 किलोमीटर 3214 किलोमीटर से कम है। इसे आप याद रखेंगे। यह जो है मुख्य तथ्य है लंबाई और चौड़ाई विस्तार को ध्यान में रखकर। अच्छा, एक बात और है कि यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय
ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं आप या देखेंगे पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। अंतर यहाँ मैं एक बताना चाहता हूँ कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार तो लगभग 30 अंश ही है। फिर उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का 2933 किलोमीटर है, जबकि अक्षांशीय विस्तार तो 30 अंश के बराबर ही है। तो फिर यह किलोमीटर में अंतर क्यों आ गया? इसका उत्तर यह है कि जब आप भूमध्य रेखा से इक्वेटर लाइन से शून्य अंश अक्षांश से उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो दो देशांतर रेखाएं हैं या अनेक देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी दोनों ध्रुवों पर घटती जाती है, और अंततोगत्वा सभी लाइनें देशांतर रेखाएं जो है ध्रुवों पर मिल जाती हैं, इसलिए यह दूरी घटती जाती है। तो इस कारण से भारत का पूर्व और पश्चिम विस्तार इसके उत्तर और दक्षिण विस्तार से कम है, जबकि इसका जो है अंश में देखें मान तो दोनों का अंश में मान 30 अंश ही है। 30 अंश जो है विस्तार उत्तर दक्षिण है और 30 अंश विस्तार पूर्व से पश्चिम है। यह इसका कारण है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगला तथ्य आता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें। हालांकि इसका अध्ययन हम लोग और अच्छे से करेंगे उसमें प्रैक्टिकल या अन्य विषय वस्तु जो है टॉपिक पर, लेकिन इस पर हम लोग थोड़ा मुख्य जो विषय वस्तु जो है अभी भारत की स्थिति इसी पर ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के मान से जो है अगर भारत के अक्षांश रेखाओं को देखा जाए तो इनके मानों से यह ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में स्थित है। भारत का दक्षिणी भाग जो है उष्णकटिबंध में स्थित है और उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध में, या उपोष्ण को कोष्ण भी कहा जाता है, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, वनस्पति, ठीक है, इन सब को जो है निर्धारित करता है। यानी यह जो भिन्नताएं हैं यह इन्हीं आधार पर है, जो कि कर्क रेखा से विभाजित होती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से अर्थात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा पास करती है भारत में। और यह कर्क रेखा भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित करती है मोटा तौर पर। एक अभी जस्ट हम लोग सुने समझे कि उपोष्ण कटिबंध, और दूसरा जो है जो कि उष्ण कटिबंध है, दक्षिणी भूभाग। यह तो बात रही जो है अक्षांशीय रेखाओं के जो है विस्तार की और उससे जुड़े हुए जलवायुविक और भूआकृतिक विषय वस्तु। लेकिन इसमें एक विषय वस्तु और है, और वह यह है कि जब हम देशांतरी विस्तार पर प्रकाश डालते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे कि देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है। एक्चुअली यह जो लाइन हम बोल गए कि भारत के लोगों पर उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे, यह जस्ट इसके पहले जलवायु है उससे जुड़ा हुआ विषय वस्तु है कि जलवायु का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन और भूआकृति का अध्ययन जब करेंगे तो उसका अध्ययन करते समय यह भी देखेंगे कि संबंधित क्षेत्र में जो है किस तरह की जनसंख्या निवास करती है, सघन जनसंख्या या विरल जनसंख्या। इसका यह जो है मंतव्य था बोलने का, ठीक है। अब आते हैं देशांतर रेखाओं पर। देशांतर रेखाओं को अगर देखें तो देशांतर रेखाओं के हिसाब से भी भारत का जो है विस्तार लगभग 30 डिग्री है। पश्चिम और पूर्व दोनों को अगर देखें तो इसका विस्तार 30 डिग्री के बराबर है लगभग, और इसको समय में कन्वर्ट करके देखें तो यह लगभग 2 घंटे के अंतर के बराबर आता है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय मानक समय
मानक समय से पहले जो है, भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। इस पर हम लोग विचार विमर्श किए थे शुरुआत में ही। और अच्छा ये सोचिए आप कि भारतीय जो मानक यामोत्तर है इसका उपयोग क्या है। हर एक बात का जो है कुछ न कुछ अर्थ होता है और उसे समझना चाहिए। जब आप जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में जब उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गए, ये जो राज्य हैं भारत के, उसकी तुलना आप जो है जैसलमेर में जो है सूर्य उदय और सूर्यास्त से करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 2 घंटे का अंतर है। और साथ ही साथ पूरे का जो डिब्रूगढ़ है, इम्फाल है, तथा देश के अन्य भाग में भी इसी तरह की जो है तुलना की जा सकती है। और भोपाल हो गया, चेन्नई हो गई, यहाँ पर घड़ियों का समय जो है निश्चित तौर पर देशांतर रेखाओं के हिसाब से जो है अलग अलग हो सकती हैं। हालांकि एक ही देशांतर पर समय में अंतर नहीं आएगा। देशांतर रेखा या देशांतरी विस्तार के अंतर पर ही समय को आप जो है भिन्न रूप में देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। सभी एक देशांतर रेखाओं पर लगभग एक ही समय रहेगा। हाँ, सूर्य के प्रकाश का एंगल जो है निश्चित तौर पर बदल सकता है उत्तर दक्षिण या भूमध्य रेखा के पास होने की दिशा में। ठीक है, यह तो रहा जो है भारत का जो है देशांतरी विस्तार। एक इसमें तथ्य और है जिसको अगली स्लाइड में देखते हैं। अभी तक ये हम लोग जो देखें ये रहा पूरा जो है भारत का देशांतरी विस्तार वगैरह, लेकिन आकार पर थोड़ा सा बात विचार करते हैं कि इसका आकार कैसा है और इसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 60 में इसको जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कर सकते हैं। और यह जो क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र भारत का क्षेत्रफल, यह पूरे विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है। और पूरे विश्व में सभी देशों से इसकी तुलना की जाए तो इससे बड़े क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से केवल 6 देश हैं। ठीक है, भारत है 7वें स्थान पर विश्व में। इससे जस्ट बड़ा है ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पर, और सबसे बड़ा रूस है जिसे आप जानते हैं। तो इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। हालांकि ये सब बातें आप जो है कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको याद कराना और इन्हीं से जोड़कर कुछ और नई बातों को बताना आपको समझने के लिए ज़्यादा जो है आसान हो सकता है। आकार की बात करते हैं। अभी तक तो हम लोग इस स्थिति की बात की है, ये जितना अक्षांशीय, देशांतरी, ये सब विस्तार और एक्सटेंशन जो भी है पढ़ें, यह भारत की स्थिति को बताया। लेकिन अब देखते हैं कि इसका आकार कैसा है। ठीक है, अगर आकार पर विचार विमर्श करेंगे तो सबसे पहले भारत के आकार ने जो है भारत को एक विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान किया है, क्योंकि इसके आकार में जो है यहाँ पर पाए जाने वाले ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी अनेक बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं यहाँ पर। और उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विशाल फैलाव और टीले फैले हुए हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, तो वहीं उत्तर पश्चिम में हिंदकुश है, सुलेमान श्रेणियाँ हैं, और साथ ही साथ उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में विशाल हिंद महासागर इसको जो है सीमांकित करता है। इस प्रकार यह एक बृहद भौगोलिक इकाई है, और इस बृहद भौगोलिक इकाई को ही भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ध्यान रखें आप, भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत देश नहीं, और भी जो है इसके
पड़ोसी देश आ जाते हैं। इसमें उन पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत तो है ही। यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप में गिने जाते हैं देश। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाएगा तो इसमें केवल भारत देश नहीं है, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी आता है। इसी तरह भूतकाल में जो है हिमालय और उससे जुड़ी श्रेणियाँ का जो है एक साथ पूरा अगर देखें तो पूरे भूभाग को एक साथ भौतिक रूप से एक अवरोधक की भूमिका निभाकर अलग इकाई के रूप में बनाए रखा। अर्थात यह जो हिमालय पर्वत है, यह हिमालय पर्वत धनुषाकार रूप में फैलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र को जो है एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करता रहा। और यही कारण रहा कि यह एक जो है शीत जलवायु को जो है भारत के जो उत्तर में स्थित है हिमालय, शीत जलवायु यानी साइबेरिया से आने वाली जो है मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को यह रोकता है, जिस कारण से भारत में जो है ठंडी के समय में या सर्दी ऋतु में बहुत अधिक शीत लहर जैसी हवाएं नहीं आ पाती हैं। हालांकि जो आती हैं वो कम नहीं है, लेकिन फिर भी वह हवाएं आती तो शायद भारत का जो है तापमान शीत ऋतु में लगभग सभी प्रदेशों में, दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों को छोड़कर माइनस में चला जाता, जो कि यहाँ के आर्थिक जगत, जीव जगत और सभी तरह के वनस्पतियों के लिए बहुत ही हानिकर होता। हालांकि यह एक काल्पनिक विषय वस्तु है। भारत में उत्तर में जो स्थित है हिमालय पर्वत, इसे न होने का सोचना एक काल्पनिक विषय वस्तु है। फिर भी इसे वैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए आपको इस तरह की बातें सोचनी चाहिए और जाननी चाहिए। एक बात और है कि हिमालय पर्वत ने जो है भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान जो है बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहाँ तक कि भारत के भौतिक मानचित्र का अगर जब हवाला देंगे तो आप यह पाएंगे कि उन भौतिक विविधताओं का वर्णन जो है जब करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान के जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक है, इसका जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि मार्ग में अनेक तरह की जो है धरातलीय विविधताएं देखने को मिलेंगी। कहीं जो है ऊंचा टीला मिलेगा तो कहीं पठार मिलेगा, कहीं मैदान मिलेगा तो कहीं जो है खड्ड मिलेंगे, तो कहीं जो है चंबल घाटी जैसे जो है विहड़ प्रदेश मिलेंगे। यह एक ऐसा देश है विश्व का जहाँ पर विश्व के लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और लगभग सभी तरह की भू आकृतियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। कुछ और बात करते हैं जो अभी तक नहीं हो सकी, और बात यह करते हैं कि भारत के का जो पूरा क्षेत्र है, यह प्रायद्वीप को इसके प्रायद्वीप को अगर देखें, भारतीय प्रायद्वीप को, तो यह हिंद महासागर से घिरा हुआ है। हिंद महासागर से घिरा हुआ है या हिंद महासागर के ही भाग अरब सागर और बंगाल खाड़ी से घिरा हुआ है, ऐसे भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ भारत की संपूर्ण तट रेखा की बात करें, जिसमें द्वीप को भी शामिल कर लें, तो यह होता है 7517 किलोमीटर, जो कि एक बहुत लंबा तट हो गया। इस प्रकार भारत देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से बहुत ही विविधतापूर्ण भूभाग है, जो कि अभी हम लोग विचार विमर्श किए कि जैसलमेर से लेकर मणिपुर तक, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, यहाँ पर अनेक तरह की भौतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। मानचित्र में जो आप देख रहे हैं, अच्छे से दिख रहा है कि भारत के उत्तर में तिब्बत, जो कि जिस पर चीन ने अस्थायी रूप से या यह तिब्बत को अपने भूभाग में मिलाया हुआ है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम में पाकिस्तान है और नीचे
प्रायद्वीप के जो है पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में नेपाल देश है, भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश है, और मिजोरम के पूर्व में देखें तो म्यांमार देश इसमें दिख रहा है। ये पड़ोसी देश हुए, और साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यातायात का है, इसमें जो है कनेक्ट किया गया है कि कोलकाता से कहाँ जा सकते हैं, नई दिल्ली से अगर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं, उड़ान भरते हैं तो कहाँ जा सकते हैं, महासागरीय मार्ग किस तरह से हैं। इस पूरे विषय वस्तु को इस मानचित्र में जूम करके या वीडियो को रोककर अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद जो है एक अंतर और आपको स्पष्ट कर लेना चाहिए कि खाड़ी और जल संधि में अंतर होता है। जैसे नीचे आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूर्व में, या दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णतः पूर्व में तो बांग्लादेश है और म्यांमार है। अगर क्रॉस कर दें भारत को दो रेखाओं से, एक अक्षांश और एक देशांतर से, तो उस संदर्भ में देखेंगे तो यह लगभग दक्षिण पूर्व में आएगा, लेकिन गिनते हैं इसको पूर्व में भी। ठीक है, तो यह रहा आज का विषय वस्तु। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, उसको देख सकते हैं। यह आकार का है कि संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है, इसके बाद जो है उत्तर से दक्षिण तक की दूरी क्या है, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी क्या है, और इस प्रकार आज का पूरा विषय वस्तु रहा। आप सभी सुनने वाले, देखने वाले को जो है धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे, अच्छे से किताब से पढ़ेंगे, और जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसे पुनः पूछेंगे। फिर से धन्यवाद।